रिएक्ट 19 के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे। रिएक्ट 18 के अंदर क्या होता था कि हमारे प्रीवियसली कोड में जब भी हम रिएक्ट 18 के साथ कोई प्रोजेक्ट पहले बनाते थे, तो कोड को ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता था यूज मेमो और यूज कॉलबैक का यूज करो, ताकि जो हमारी वैल्यूज है, कुछ हमारे फंक्शंस हैं, वो कैशे में स्टोर हो जाए। ठीक है। लेकिन रिएक्ट 19 में इसका यूज भी खत्म हो चुका है। इसके इस रिएक्ट 19 के अंदर ऐसी चीजें अपडेट आ गई है कि अगर हम यूज मेमो और यूज कॉलबैक का यूज ही ना करें, फिर भी हमारा कोड परफेक्टली चलेगा विदाउट अननेसेसरी रेंडरिंग। और दूसरा एक अपडेट ये आया, फॉरवर्ड रेफरेंस। हमें अगर चाइल्ड से पेरेंट में अगर रेफरेंस पास करना होता था, तो हम क्या करते थे, हम फॉरवर्ड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। विदाउट फॉरवर्ड रेफरेंस वी कांट डू दैट। तो उसके लिए हमने फॉरवर्ड रेफरेंस को चाइल्ड में पास करना पड़ता था, तभी हमें चाइल्ड से पेरेंट में उसका एक्सेस मिलता था। ठीक है, यूजिंग प्रॉप्स। लेकिन रिएक्ट 19 में भी ये केस खत्म कर दिया। अब हम डायरेक्ट सिंपली, जैसे हम प्रॉप में चाइल्ड से पेरेंट या पेरेंट से चाइल्ड वैल्यू पास करते हैं, सेम ऐसे ही हम रिएक्ट 19 में कर सकते हैं। तीसरा केस आया फंक्शन। फंक्शन यानी फॉर्म्स के लिए फंक्शन क्रिएट करना। हम जब भी अपना फॉर्म सबमिट करते थे रिएक्ट 19 के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें एक हैंडल सबमिट फंक्शन या रैंडम फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ता था। फिर उसके अंदर हम एपीआई कॉल करते थे, और फिर उस लोडिंग दिखाने के लिए हम एक लोडर स्टेट करते थे, एरर दिखाने के लिए एरर स्टेट कॉल करते थे। लेकिन रिएक्ट 19 को उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक हुक लॉन्च हुआ, जिसका नाम था यूज एक्शन स्टेट। अब ये ऑटोमेटिकली फॉर्म में से डाटा ले लेता है और कुछ स्टेट रिटर्न करता है, जिसमें से लोडिंग भी होती है, एरर भी होती है, और सक्सेसफुली रिटर्न भी करता है। तो ये कुछ अपडेट थे जो रिएक्ट 19 के अंदर अभी आए हैं। और भी बहुत सारे अपडेट हैं जिसको हम आने वाले पढ़ेंगे, पर अभी हम इनको कवर करते हैं। तो चलो बेसिक से और प्रैक्टिकल से करके देखते हैं इसे। तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये है मेरी स्क्रीन। सो अब यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले तो अपना कंपोनेंट पूरा कर लेता हूँ। फंक्शन ऐप रिटर्न टीम ले लेता हूँ, देन आई विल राइट द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई ऐप कंपोनेंट। ठीक है, देन मेरा जो कंपोनेंट है रन हो रहा है। ठीक है। सो इफ आई प्रिंट माई ऐप, देन आई विल शो। हाँ ठीक है, हो रहा है। तो पहला हमारा क्या था, पहले हमें करना है यूज कॉलबैक, और इसका इसका हमें देखना है कि हमें क्या अंतर में दिखने को मिला अभी रिएक्ट 19 के अंदर। ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे, अगर आपका इंटरव्यूअर कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलता था, तो वो कैसे बोलता था। लेट सपोज अगर एक बटन क्लिक आपने एक कंपोनेंट के अंदर एक लिस्नर बनाया है, कुछ ऐसा, जिसके अंदर आप एक ऑन क्लिक लिस्नर लगाते हो, तो एक फंक्शन कॉल करवाती हो हैंडल क्लिक। ठीक है, यहाँ से एक फंक्शन कॉल होता था, और उस फंक्शन कॉल को आप क्या करते थे, उसको आप यूज कॉल बैक के अंदर रैप करते थे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग हैंडल क्लिक, या फिर यू हैव क्लिक। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू हैव पास डिपेंडेंसी। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। मैं इंपोर्ट नहीं किया मैंने, इंपोर्ट फ्रॉम द रिएक्ट। ठीक है। ठीक है, ये आप करते थे। लेट्स सी, आई वी कोड रनिंग नॉट, ये क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले ऐसा करते थे। अब रिएक्ट 19 के अंदर क्या आ गया कि अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको रिमूव करो, और सिंपली आप इसको ऐसे खोल कर दो। You have- ठीक है, या फिर आप जो भी आप अपना आपका जो फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है, आप सेम उसको ऐसे कॉल कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही चीज एक है। यूज कॉल बैक नहीं है यहाँ पर है हमारा हैंडल क्लिक। ठीक है, सेम आप सेम दोनों चीज एक ही है। ठीक है, इसको मैं कमेंट एक को मैं कमेंट कर देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको रेफरेंस क्लिक करूंगा, तो हमारा क्लिक पहले चल रहा है। तो रिएक्ट 19 के अंदर ऐसा फीचर है। अब आप सोचोगे कि हम पहले भी तो ऐसे ही करते थे, अगर मैं यूज कॉलबैक ना भी लिखूं रिएक्ट 18 के अंदर, तब भी हम पहले ही ऐसा करते थे। तो रिएक्ट 19 ने इसको क्या अपडेट लाया, कोड तो बिल्कुल सेम ही है। तो देखो, अब आता है जावास्क्रिप्ट का कुछ कॉन्सेप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता था कि एरे, ऑब्जेक्ट, ये दोनों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप थे। ठीक है,
जिनका मेमोरी में मेमोरी में ये हर बार एक अलग रेफरेंस लेते थे, ठीक है। लेकिन इसी रेस में ये दोनों ही नहीं थे, यहाँ पर फंक्शन भी था। फंक्शन का भी एक रेफरेंस क्रिएट होता था जो कि मेमोरी में अलग से क्रिएट होता था, ठीक है। अब रिएक्ट 18 के अंदर क्या होता था कि अगर हम फंक्शन को लिखते थे कुछ ऐसे या ऐसे, तो हर बार री रेंडर होने पर, अननेसेसरी रेंडरिंग होने पर, कुछ भी रेंडर होने पर फंक्शन का एक न्यू रेफरेंस मेमोरी में क्रिएट होता था। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अगर फंक्शन की जरूरत ही नहीं होती थी तो न्यू रेफरेंस लेके करते क्या उसके अंदर। तो इसलिए कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए लोगों ने उसका यूज करा, लोगों ने यूज करके कॉल बैक का यूज करा। कॉल बैक मैंने इसको रिमूव कर दिया था, मुझे रिमूव नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो लोगों ने कॉल बैक का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या यूज, कॉल बैक क्या करता है, ये फंक्शन को एक अननेसेसरी तरीके से या फिर फंक्शन की डुप्लीकेट रेफरेंस या फंक्शन का न्यू रेफरेंस क्रिएट होने नहीं देता था जब तक कि इसकी डिपेंडेंसी चेंज ना हो, ठीक है। अगर फंक्शन री रेंडर हुआ तो ये एक रेफरेंस मेमोरी में क्रिएट कर लेता था और उसी रेफरेंस को ये बार बार यूज करता था। ये था रिएक्ट 19 के एक तक था। पर रिएक्ट 19 ने इस केस को भी दूर कर दिया। उसने क्या करा कि अगर वो कहता है रिएक्ट 19 के अंदर अगर आप ऐसा भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा, उसको कैशे में स्टोर कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग वो चेक कर लेगा कि कब इसे चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है। तो रिएक्ट 19 के अंदर ये पहला अपडेट है। एंड आफ्टर दैट रिएक्ट 19 के अंदर सेकंड अपडेट क्या है कि चाइल्ड टू पेरेंट फॉरवर्ड रेफरेंस। ये क्या हुआ, तो इसको करने के लिए मैं एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं बनाऊंगा अपना एक फॉरवर्ड, रिएक्ट फॉरवर्ड, रिएक्ट फॉर, ठीक है, जीएसएक्स, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं अपना फंक्शन कॉन्स्ट रिएक्ट फॉरवर्ड, ठीक है। ये हमने कुछ ऐसे कॉल कर दिया से, इसके बाद रिटर्न, देन आई विल राइट द रिटर्न, देन आई थिंक सिंटैक्स है, ठीक है, div, देन div export default react, ठीक है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, रिटर्न div, ठीक है, रिएक्ट मैं नाम भी दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया एक रिएक्ट अपना कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। अब मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं ऐप कंपोनेंट में यूज करूँगा और मैंने इसको पूरा रिमूव कर दिया। आई डोंट वांट टू रिमूव कंप्लीट माय कोड, फोल्डर पे फिर से नॉर्मल कोड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा ये चीज, रिएक्ट और इंपोर्ट नहीं हुआ क्या, रिएक्ट फ्रॉम लिखा है यार, ठीक है, रिएक्ट और, तो ये भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो दिखते रन हो रहे, रन हो रहे हैं, यस। अनस्टैंडिंग क्या है भाई, हाँ ठीक है। तो ये कर रहा है। तो हमें अब मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइल्ड टू फॉरवर्ड रेफरेंस कैसे इसने रिएक्ट को, रिएक्ट एंटी ने इसका भी काम खत्म कर दिया। तो हम क्या करते थे, अगर हमें अपने चाइल्ड का रेफरेंस चाहिए होता था पेरेंट रेफरेंस में, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम अपना रेफरेंस यहाँ क्रिएट करते थे यूजिंग यूज रेफरेंस, ठीक है। देन बट व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, यहाँ पर हम अपना एक रेफरेंस लेते थे, यूज रेफरेंस को कॉल करते थे, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव पास रेफरेंस यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करते थे, हम अपना इंपोर्ट करते थे फॉरवर्ड रेफ रिएक्ट, ठीक है, ऐसे हम लिखते थे, ठीक है। और इस फॉरवर्ड रेफ को हम इससे कनेक्ट करते थे और फिर हम यहाँ पर इसको डबल ब्रैकेट लेते थे, एक ब्रैकेट यहाँ से उठा के यहाँ पर, ठीक है, ये लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर हम एक बाय डिफॉल्ट एक एमटी स्पेस लेते थे जो कि यहाँ पर प्रॉप्स आती थी और यहाँ पर लिखते थे रेफरेंस, ठीक है। और यही रेफरेंस हम यहाँ पर पास करते थे, ठीक है, ऐसा करते थे, ठीक है। अब इसकी मैं वर्किंग भी दिखा देता हूँ, इससे फायदा क्या होता था।
अगर आपको कोई चीज़ ऐसे करनी हो, ड्यू ये बनाने के बाद अगर कोई आपको, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, सिंपली 1000 फिक्स, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसी करनी थी, अब देखो यहाँ पर आ गया मेरा रिएक्ट वाला, ये यहाँ पर नीचे देखो, नीचे बॉटम, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इफ आई ऐड द बटन स्क्रोल, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। मतलब सिचुएशन क्या होती थी कि अगर आप स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करते थे तो आपको नीचे जाना होता था, ठीक है। हर साइड में लगभग ऐसा ही होता है, स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे जा रहोगे, ठीक है। तो क्योंकि चाइल्ड के अंदर हमेशा आपका कोई चाइल्ड कंपोनेंट रहता था, तो वहां तक आपको पहुंचना होता था, फिर चाहे वो कार्ट हो चाहे फुटर हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते थे, रेफरेंस हमेशा ऐसे पास करते थे, ठीक है। और इसके बाद फिर आप कुछ ऐसा कोड लिखते थे कि अगर यहाँ पर एक क्लिक लिस्टनर हो जाए, if user click on the scroll down button, then the reference will go down. So reference dot current scroll into view, okay, और बिहेवियर का लिखते थे हम, BEVIOR, बिहेवियर स्मूथ, ठीक है। ऐसा हम करते थे यूजिंग फॉरवर्ड रेफरेंस, तो ये नीचे बॉटम पे हमारे आ जाता था, ठीक है, स्क्रॉल डाउन आ जाता था, ठीक है। तो ये हम रिएक्ट 18 के अंदर फॉरवर्ड रेफरेंस के अंदर करते थे, ठीक है। पर लेकिन रिएक्ट 19 ने ये बोला कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोब्स के थ्रू जैसे पास करते हो वैसे पास कर दो। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर मैं ये भी ना लिखूँ, यहाँ पर मैं फॉरवर्ड रेफरेंस ना दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सही है ब्रैकेट हटा दूँ और ये वाली कंडीशन भी ना लगाऊँ, तो मेरा कोड चलना चाहिए। रिएक्ट 19 ने ये बोला था। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं स्क्रॉल डाउन जाऊँ, लेकिन ये नहीं चल रहा, ठीक है, ये नहीं चल रहा। रीजन, रिएक्ट 19 के अंदर ये वाला इंट्रोड्यूस हुआ, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। पर लेकिन रिएक्ट 19 अभी भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे इंजन सी लाइब्रेरीज हैं जिसने रिएक्ट 19 को फुल्ली अभी अपडेट नहीं करा है, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में वीट है, रिएक्ट है, हो सकता है कि वीट ने या फिर और किसी लाइब्रेरी ने रिएक्ट को पूरी तरह से, रिएक्ट के 19 फीचर को पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं करा है, जिस वजह से मैं इस केस का यूज नहीं कर पा रहा, इस केस का मैं यूज नहीं कर पा रहा, जो कि रिएक्ट 19 का ही फीचर है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि रिएक्ट 19 का जो अपडेट आ चुका है सारे लोगों ने अपना लिया है, वो यूज हो रहा है। रिएक्ट 19 कुछ कुछ फीचर है जो अभी भी यूज हो रहे हैं और कुछ कुछ अभी नहीं हो पा रहे, जिसमें से ये भी है। बाकी आपको ये समझ में तो आ गया कि फॉरवर्ड रेफरेंस का यूज कैसे किया जाता था 18 के अंदर, एंड 19 के अंदर कैसे उसको खत्म कर दिया गया। आप ये भी एरर दे सकते हो, ये एरर भी उसी का रीजन है, ठीक है। अब तीसरा जो एक अपडेट है, फॉर्म क्रिएशन, तो अब मैं इसको भी दो रिमूव ही कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम सिंपली यूज करके देखेंगे फॉर्म का, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नो दिस, आई डोंट वांट टू दिस, इसकी भी जरूरत नहीं है, यूज रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे फॉर्म सबमिट करने के लिए, फर्स्टली आई विल क्रिएट एक सिंपल फॉर्म, ठीक है, लाइक दिस, एंड आई विल टेक ए इनपुट प्लेस होल्डर, enter your name, enter your name, whatever you want you can give, and then after that you will write, you have to write a submit button, जिसका आप क्या लिखते सबमिट, और सबमिट हम लिखते थे, ठीक है। ऐसा कुछ आप करते थे, ठीक है। और जैसे ही आप ये करते थे, ऑन सबमिट होने पर एक फंक्शन कौन चलता था, जिसको हम बोलते थे फॉर्म सबमिट, ठीक है। ये लिखते थे फॉर्म सबमिट में क्या होता था, फिर आप उस फंक्शन को क्रिएट करते थे, ठीक है। और यहाँ लिखते ई प्रीवियंट डिफॉल्ट, ये लिखते थे कुछ ऐसा, रेफरेंस एरर, फ्रॉम इज नॉट डिफाउंड, नॉट फ्रॉम, दिस इज द फॉर्म, ठीक है। फॉर्म इज नॉट डिफाउंड, क्या बात है, गलती हो रहा है, फॉर्म होता है क्या, हाँ ठीक है। आप ऐसा करते थे, सबमिट होता था, सबमिट हो जाता था, ठीक है।
तो रीलोड नहीं हुआ, रीलोड का रीज़न सबमिट ई डॉट डिविएंट डिफॉल्ट। ओके, यहाँ पर ई आएगा, हम यहाँ पास करते थे और ये सबमिट बटन में क्लिक करते थे तो हमारा जो फॉर्म सबमिट हो जाता था। ठीक है, ये तो था हमारा प्रीवियस कोड, बट आफ्टर वी राइटिंग द कोड लाइक दिस हमें एक प्रॉब्लम होती थी कि हमें सबसे पहले तो फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पर हमें कुछ एपीआई कॉल करनी पड़ती थी, कुछ कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब भी फॉर्म सबमिट करता था हमें एक लोडर बनाना पड़ता था, लोडिंग स्टेट बनानी पड़ती थी एक, जिसके लिए हमें एक अलग से यूज स्टेट का यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, तो उस स्टेट का यूज़ करना पड़ता है, और अगर कोई एरर अगर आ गई तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ता था। तो ये बहुत कोड क्रिटिकल होता था और बड़ा भी हो रहा था, हमें अलग अलग स्टेट बनाने के लिए यूज़ करने पड़ते थे। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिएक्ट 19 के अंदर एक हुक लॉन्च किया गया, विच नेम इज यूज एक्शन स्टेट। अब इसके अंदर ऐसे अपने आप में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत सारी हमारी पहले वाली प्रॉब्लम को ये दूर कर देता है। तो इसको सबसे पहले हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज एक्शन स्टेट फ्रॉम द रिएक्ट। ठीक है, और आफ्टर दैट आई विल रिमूव दिस कोड। ठीक है, और इसके बाद हम अपने यूज एक्शन स्टेट को कॉल करेंगे, और दिस हम करेंगे कुछ एम्प्टी ब्रैकेट, देन इक्वल यूज एक्शन स्टेट को हम लिखेंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे फॉर्म सबमिट। ठीक है, ये फंक्शन हम बनाएंगे। ऑल ओके ओके, ऑलरेडी बना रखा है मैंने। ठीक है, फॉर्म सबमिट। उसके बाद हम यहाँ पास करेंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या काम करता है ये आपको मैं पहले बताऊंगा, और ये यूज स्टेट है जो तीन चीजें रिटर्न करता है। फर्स्टली एक्शन पेंडिंग, देन ए स्टेट। ठीक है, अब जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर एक एक्शन होता है और वो एक्शन हम यहाँ पास कर देंगे, ये वाला एक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वेन एवर यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन एक्शन ट्रिगर होगा, एक्शन ट्रिगर हमारे यूज एक्शन स्टेट पे जाएगा, इस वाले फॉर्म सबमिट के फंक्शन के अंदर वो रन करेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म फंक्शन को पहले तो मैं बाहर पास कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म सबमिट पे बटन पे क्लिक होगा फॉर्म फंक्शन सबमिट चलेगा, जो इंटरनली दो चीजें लेगा। पहला लेगा हमारा प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या होगा, प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट ऑटोमेटिकली हमें यूज एक्शन के अंदर पहले से मिलेगा, जो मैं यहाँ पर ये पास कर रहा हूँ, यही एक हमारी प्रीवियस स्टेट है। ठीक है, एंड देन सेकंड पैरामीटर विल बी होगा आपका फॉर्म डाटा। ठीक है, फॉर्म डाटा होने के बाद अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ फॉर्म डाटा, तो आई शुड रिसीव ए डाटा विच विल बी कमिंग फ्रॉम इनपुट फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीलोड करूँ, देन मैं प्रिंट करूँ, देन सबमिट, मेरा पेज रीलोड हो रहा है। रीलोड होने का रीज़न क्या है, तो मैंने कुछ गलती करी है फॉर्म डाटा। ओके, मेरी गलती ये है कि हमें सबसे पहले अगर कोड चेक कर रहे हो तो एक रिटर्न भी कराना पड़ता है हमें। रिटर्न के लिए मान लो मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो नाउ इट शुड वर्क। ठीक है, ये करा, सबमिट, अगेन पेज रीलोड हो रहा है। रीलोड होने का मेन मोटिव, फॉर्म सबमिट गया मैंने, फॉर्म डाटा, आई थिंक एवरीथिंग आर लुकिंग गुड। मैं अच्छा, मैंने सर नेम भी पास नहीं करा है, तो मैं अगर नेम पास कर दूं यहाँ पर, यूजर नेम, देन फॉर्म डॉट गेट डाटा, यूजर नेम, देन अगेन पेज रीलोड हो रहा है। तो रीलोड होने का रीज़न हम चेक कर लेते हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कोई रीज़न हो, शायद ये डाटा होगा। अब अगेन पेज रीलोड हो रहा है, यूज एक्शन स्टेट हमारा पेज रीलोड नहीं करता है। तो रीलोड, कोई नहीं, अगर ये पेज मेरा कोड सही है तो मैं इसको चेक भी करा सकता हूँ। आई आई विल गो टू चैट जीपीटी एंड चेक करेक्ट इन वन लाइन। छोटी मोटी मिस्टेक तो चेक करा लेनी चाहिए, अगर नहीं करा पा रहे हो, अगर इसको कराने के लिए अगर आप एआई को यूज कर रहे हो तो बेटर है। ऑर्डर गलत है,
देखा मेरा ऑर्डर गलत था तभी। तो मैं कर देता हूँ अपना ऑर्डर सही। इसी वजह से मेरे को एरर आ रही थी। अब हाँ, अब चल रहा है। देखा मेरा पेज रिलोड नहीं हुआ। तो देखा अब कोड चल गया, मैंने ऑर्डर गलत लिखा था। अब आप सोचोगे कि मैंने छोटे मोटे कोड के लिए अपनी एआई की हेल्प ली। तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोड पता है, आप क्या करना चाह रहे हो सब पता है, तो आप ये सिंटेक्स एरर तो थोड़ी बहुत तो गलती हो ही सकती है, उसको आप करा सकते हो चेक, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे ऑर्डर का थोड़ा कंफ्यूजन हो ही क्या था, पर वो मैंने चेक करवा लिया। अब परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या था, जैसे ही मैं जा रहा हूँ सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, एक्शन पे जा रहा है। एक्शन के अंदर फंक्शन एक्शन जो है हमारा यूज एक्शन स्टेट पे जा रहा है। फॉर्म सबमिट के अंदर हमारी प्रीवियस स्टेट पे जा रही है, और फॉर्म डाटा के अंदर हमारा डाटा भी जा रहा है, जो कि एक्सेस हो रहा है हमारे गेट से। गेट के हमारा यूजर नेम, ठीक है। करेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी एपीआई कॉल कर लेता हूँ। हम एक जेसन डाटा मार्केट में अवेलेबल है, डेट हैज प्रोवाइड ए फेक जेसन डाटा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर अपना सिंपल सा पोस्ट डेटा अवेट, ये मैं कॉल कर दूंगा। और इसको मैं कर दूंगा, क्या था, अवेट जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मैं, डेटा डेटा डॉट जेसन, ठीक है। और फर्स्टली फॉर यूज द await कीवर्ड आई नीड टू क्रिएट ए async फंक्शन। उसके बाद रिटर्न dt, ये डाटा मैंने रिटर्न कर दिया, सॉरी रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब डाटा हमें कहाँ रिसीव होगा, हमें रिसीव होगा अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये भी कर देते हैं कि अगर इफ इस पेंडिंग है तो रिटर्न कर दो हेडिंग वन लोडिंग। तो देखते हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा सबमिट, देखो पहले लोडिंग आया, फिर गायब हो गया, लोडिंग आया फिर गायब हो गया, लोडिंग आया फिर गायब हो गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी आप उसको और डिले कराना है तो आप सेट टाइम आउट का यूज़ कर लो, और डिले हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जब डाटा अब यहाँ पर आपके पास आ गया होगा, तो यहाँ पर आप अपने डाटा को शो करवा दो। तो कैसे करवाओगे, स्टेट के अंदर अगर डाटा है आपका, तो आप सिंपली हेडिंग वन लिखो। यहाँ पर आप स्टेट डॉट टाइटल, डाटा में टाइटल होता है, देखो टाइटल भी आ गया। रीलोड करता हूँ फिर से, मैं इसको कोई रेंडर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखो रीलोड होगा, वो भी गया और वो भी गया, आगे डाटा, ठीक है। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप इसका और चीज़ डिले करवा सकते हो, तो वो लगवा दो, आप लोडिंग लगा दो, सेट टाइमर लगा दो, तो ये चलेगा। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, अगर आप अपने अभी तक ये वाला फीचर यूज़ नहीं करा है, ये वाला फीचर यूज़ नहीं करा है, आप पहले वाला फीचर यूज़ कर रहे हो जो मैंने पहले बताया था, फॉर्म सबमिट होने पर आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो। फंक्शन कैसा, ये वाला सबमिट, ठीक है। सिंपल सी, आप ये वाला क्रिएट कर, ये वाला भी यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप अपनी क्या करते थे, अपनी एपीआई कॉल करते थे, एपीआई कॉल करते थे, ठीक है। एपीआई कॉल करने के बाद आप एक चीज़ लिखते थे, वो क्या होता था, सेट यूजर नेम एम्प्टी टैग्स। इससे क्या होती थी कि आपकी जितनी भी इनपुट फील्ड है, आपने सबके लिए अलग अलग इनपुट फील्ड बनाई होगी, आप सबको एम्प्टी करवा लेते थे फॉर्म सबमिट होने के बाद। बट इस केस में ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, देख लो, ठीक है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टेट भी नहीं लिखा कि मैं इनपुट फील्ड को एम्प्टी कर लूँ फॉर्म सबमिट होने के बाद, ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है, और पेज रीलोड भी नहीं हो रहा है। देखा कितना अच्छा इसका फायदा है यूज एक्शन स्टेट का। इससे आप इजिली फॉर्म सबमिट को क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म सबमिट को एपीआई हैंडल कर सकते हो, डाटा भी आपको इजिली मिल जाता है, लोडिंग भी मिल जाती है आपको। एरर भी होता है इसके अंदर, आप एरर भी लिख सकते हो यहाँ पर, एरर शायद यहाँ पर होता है, नोट एरर नहीं होता यहाँ पर, यहाँ एरर आप खुद बात कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितना ईजी है यहाँ पर ये इसको हैंडल करना। बाकी रिएक्ट 19 के अंदर से बहुत सारे और हुक्स आए हैं, जिसने रिएक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया, क्योंकि रिएक्ट की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो हर बार रिएक्ट का 19 हुक्स है, ये बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी तक वो यूज़ नहीं करती है, लेकिन इंटरव्यू में पूछती है, ताकि कैंडिडेट को
इंटरव्यू को पता चल सके कि कैंडिडेट कितना अप टू डेट रहता है। गाइस मैं वीडियो एडिट कर रहा था, देन आई हैव रियलाइज आई फॉरगेट समथिंग जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर प्रीवियस स्टेट होती है, लेकिन इस प्रीवियस स्टेट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, और ये अगर हमको चीज़ें ट्रैक करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। वो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। लेट सपोज आई विल राइट ए स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 0 नॉट 1, 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लो। अब जैसे ही यूज़र फॉर्म सबमिट पे क्लिक करेगा, ये भी वहाँ पर जाएगा प्रीवियस स्टेट पे, और यहाँ पर मैं अपना लिखूंगा। यहाँ पर मैं चीज़ एडिट करूंगा। तो क्या एडिट होगा, वहाँ पर ये होगा। फर्स्टली मैं कराऊंगा console.log previous, then I will write a object in which what I will do, I will write a step, then previous state.step plus 1, ठीक है, ये मैं करूँगा। एंड देन मुझे यहाँ पर डाटा पास करना होगा dt mod dt, ठीक है। अब ये होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, स्टेप 1 में प्रीवियस स्टेट पे जाएगा, और वो प्रीवियस स्टेट में जो अगर 1 होगा तो वो 2 हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा देखो या समझो। अब जैसे ही मैं इसको फर्स्टली आई विल रीलोड, देन अगर मैं कुछ भी एंटर करता हूँ तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो लोडिंग हुआ। ओके आई फॉरगेट नॉट फॉरगेट, ठीक है, हो गया, चल गया। फिर से देखो, इसे क्लिक किया, सबमिट बटन पे किया तो स्टेप 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा, स्टेप हो गया 2। इसका मतलब क्या है, आप हर बटन पे ट्रैक कर सकते हो कि आप अपनी एपीआई को कितनी बार कॉल करवा रहे हो, या कोई यूजर एपीआई को कितनी बार कॉल कर रहा है। सबमिट बटन में क्लिक करेगा, देन आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और पास कर सकते हो। अगर इन केस, सपोज इन केस you are receiving an error, then instead of sending the correct data, simply what you will do, you can also send like this: if I jar wrap the correct catch a, ठीक है। देन इसको पूरे कोड को आप यहाँ लिख दो। आफ्टर डैट यहाँ लिख दो रिटर्न, यही चीज़ आप कर दो यहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर दे दो एरर, और एरर का दे दो रीज़न, इंटरवल सर्वर एरर, ठीक है, या फिर ई डॉट, ऐसा भी आप कर सकते हो कोई अगर एरर आई तो, ठीक है। सबमिट, सबमिट, ठीक है। तो अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, रीजन बताता हूँ क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपका डाटा है ना वो डी टी के अंदर है, ठीक है। डी टी मतलब स्टेट डॉट डी टी, यहाँ पर आपका डाटा, इसलिए आपको वो नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रीवियस वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर एरर आई तो एरर भी ऐसे हैंडल कर सकते हो, सिंपल सी जाके यहाँ पर स्टेट डॉट एरर जाके तो आप एरर भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रिएक्ट 19 के सारे जो मेन मेन हुक्स जो अभी आपको मैं बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। आने वाले ट्यूटोरियल में हम उसके और अपडेट देखेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।